नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है, जब तक बात घर के अंदर थी तब तक बर्दाश्त की, लेकिन जब बहू ने चार औरतों के सामने की सास की बेइज्जती, तो ससुर ने भी बेटे बहू के होश उड़ा दिए। भावनाओं को काबू किया और लिया कठोर फैसला, जिससे दोनों की अकल ठिकाने आ गई। अरुणिता जी सुधाकर जी की धर्मपत्नी थीं, और क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हाँ, एक सुघड़ गृहिणी थी, क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें पढ़ाने लिखाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसका एक कारण यह भी था कि अरुणिता जी की 5 बहनें और भी थीं, तो उनके घर वाले उन्हें पढ़ाई लिखाई भला कहाँ से ही करवा पाते। वह बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। जब अरुणिता जी की शादी सुधाकर जी के साथ हो गई, तो उसके बाद उन्होंने अपने ससुराल में अपने मायके से कई गुना बेहतर स्थितियां देखी थीं। हालांकि सुधाकर जी का परिवार भी बहुत ज़्यादा रईस तो नहीं था, लेकिन हाँ, अरुणिता जी के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर थी। शादी के बाद अरुणिता जी ने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था, क्योंकि उनके परिवार में इतने ज़्यादा सदस्य भी नहीं थे। सुधाकर जी सबसे छोटे थे, और जब सास ससुर के समय पर उनके बंटवारे का समय आया, तो बड़े बड़े बेटों को जहाँ सिर्फ जमीन जायदाद मिली, वहाँ छोटे बेटे यानी सुधाकर जी के हिस्से में जमीन जायदाद का जो हिस्सा आना था वह आया। साथ ही उनके माँ बाप भी आए, और इससे उन्हें कोई दुख नहीं था, बल्कि खुशी थी, क्योंकि वह तो हमेशा से यही चाहते थे कि उनके माता पिता हमेशा उनके पास रहें, उनके साथ रहें। बल्कि उन्हें तो इस बात का डर रहता था कि कहीं उनके भाई आपस में माँ बाप के लिए झगड़ा ना करने लगें, और कहीं वे उन्हें अपने पास में रखने लगें। लेकिन आखिरकार उनके माता पिता अरुणिता जी और सुधाकर जी के साथ ही रह रहे थे। उनके अलावा केवल अरुणिता जी के 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। सुधाकर जी का बेटा और बेटियां, उनके तीनों ही बच्चे शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही सामान्य थे, या कहें कि उनकी छोटी बेटी तो सामान्य से भी कम थी। उसका पढ़ने लिखने का मन ही नहीं करता था, और बड़ी बेटी, उसे भी पढ़ाई लिखाई से कुछ खास लगाव नहीं था। शुरू से ही घर के खेती बाड़ी के काम और घर गृहस्थी के कामों को संभालने का उन पर इतना दबाव आ गया कि पढ़ाई लिखाई से उनका बिल्कुल मन हट गया था। वह केवल अपने खुद के घर गृहस्थी के कामों को ही संभाला करती थीं। साथ में माता पिता के जोर देने पर आखिरकार उन दोनों की 12वीं कक्षा पूर्ण हो गई। अब क्योंकि उनका सबसे छोटा बेटा था, लेकिन वह पढ़ाई में सामान्य था, बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं था। वह पढ़ाई में बिल्कुल सामान्य था, और अब उनका बेटा 11वीं कक्षा में था। बड़ी बेटी 1 साल पहले ही 12वीं पास कर चुकी थी, और छोटी वाली बेटी, उसने इसी साल 12वीं कक्षा पास की थी। अब जब उनकी दोनों बेटियों की 12वीं कक्षा पूरी हो चुकी थी, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा भी, कहा कि यदि तुम पढ़ना चाहती हो तो हमें तुम्हें पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन दोनों ने ही अपने माँ बाप को यह कह दिया कि वह अब पढ़ना नहीं चाहती, जितना पढ़ना था वह पढ़ चुकी। और इस तरह से वे दोनों 12वीं कक्षा करके ही घर में बैठ गईं, क्योंकि सुधाकर जी की खेती बाड़ी ठीक ठाक थी, और उन्होंने घर पर पशु भी पाले हुए थे। तो खेतों का और पशुओं का काम इतना ज़्यादा हो जाता था कि वे दोनों मिलकर वह सारा काम संभाला करती थीं। शुरू से ही उन्हें काम करने से कोई परेशानी नहीं थी। वे दोनों पूरी जिम्मेदारी से पूरे घर का काम संभाला करतीं, और उनका बेटा छोटा होने के नाते उसे हमेशा ही आज़ादी मिली, अपने माता पिता से, दादा दादी से, यहाँ तक कि बहनों से भी वह पूरी तरह से निश्चिंत रहता और इधर उधर घूमता रहता था। जितना समय उसका मन पढ़ाई का करता, उतना समय अपनी पढ़ाई करता, और उसके बाद मटर गश्ती करता फिरता था।
जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करता था। ऐसे ही 2 साल और बीत गए और अब तक उनके बेटे की भी 12वीं पूरी हो गई थी और उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, क्योंकि उसे पता था यदि वह घर पर बैठ जाता तो वह घर के काम करता, और अगर नहीं करता तो ज़बरदस्ती उससे वे काम करवाए जाते और वह घर के कामों से बहुत बचता था। जबकि उनकी दोनों बेटियां पढ़ाई से चाहे कितना भी बचतीं, पर काम से उन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। हर चीज़ में अपने माँ बाप के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया और उनकी बदौलत सुधाकर जी का सब काम होता भी था, क्योंकि सुधाकर जी हों या ना हों, उनकी बेटियां जिम्मेदारी से अपना काम संभाल लिया करती थीं। और इधर अरुणिता जी, उनका काम केवल इतना था कि वह बच्चों के लिए और घर में सबके लिए खाना बनाकर समय से तैयार कर दें और घर के काम संभाल लें। सुधाकर जी की बेटियों ने वे सभी काम किए जो उनके बेटे को करने चाहिए थे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनके पिता को कभी यह महसूस ना हो कि मेरा बेटा अभी छोटा है और इसीलिए वह मेरा काम में हाथ नहीं बटा सकता। वह हर काम में उनकी मदद करती। समय बीतने के साथ साथ जैसे ही 2 साल पूरी हुई, सुधाकर जी ने फैसला किया कि वे इस साल अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ कर देंगे। बेटियों ने ना ही तो मना किया और ना ही कहा। माँ बाप का जो भी फैसला था उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया। सुधाकर जी ने 2 अच्छे लड़के देखे और एक ही दिन पर अपनी दोनों बेटियों को ब्याह कर विदा कर दिया। इधर सुधाकर जी की बेटियां तो विदा हो गई थीं, लेकिन उनकी बेटियों की विदाई के बाद जैसे उनके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा था। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि जिन बेटियों को वे सुबह से शाम तक कोसते रहते थे कि वह पढ़ती हैं न लिखती हैं और कुछ काम भी नहीं करती, वास्तव में वह उनका कितना काम संभाला करती थीं। अपनी बेटियों की विदाई के बाद तो सारा काम सुधाकर जी पर ही आकर पड़ गया। चाहे वह जानवरों का चारा पानी हो, उनकी देखभाल करना हो, उन्हें नहलाना धुलाना हो या खेतों पर जाना हो, फसल का काम देखना हो या कोई और काम, उनकी बेटियां यह सभी काम कर लिया करती थीं। जब वे नहीं थीं तो सारे काम सुधाकर जी को ही देखने पड़ते थे। उनका बेटा, वह तो बाजार से सब्जियां तक नहीं ला सकता था। वह तो जैसे पढ़ाई करके भी उन पर एहसान कर रहा था। बस कॉलेज जाता और कॉलेज से घर आता, उसके अलावा उसे कोई और काम करने से मतलब ही नहीं था। उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई थी और ग्रेजुएशन करने के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी भी मिल गई। अब क्योंकि उनके बेटे ने कंप्यूटर का कोर्स भी कर लिया था, तो उसकी वजह से उसे उस कंपनी में थोड़ा ठीक काम मिल गया और अब उनका बेटा सिस्टम पर बैठकर कंपनी के अन्य कर्मचारियों को देखा करता था। अब कंप्यूटर सीखने से उसकी सैलरी में तो वृद्धि हुई ही थी, साथ ही साथ उसके बर्ताव में, उसके घमंड में भी वृद्धि हो गई थी। अब जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ उनके बेटे का यह घमंड बढ़ता ही रहा। शुरू शुरू में तो यह सब फिर भी ठीक था, क्योंकि शुरुआत में यह सिर्फ बाहर के लोगों के लिए था, जबकि उसके माता पिता उसे इस चीज़ के लिए कई बार डांट लगाया करते थे कि इंसान कितना भी ऊंचा हो जाए, उसके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कब आसमान से इंसान ज़मीन पर आ गिरे, कुछ पता नहीं चलता। घमंड करने वाला कोई भी व्यक्ति यह बात भूल बैठता है, जबकि उसके माता पिता उसे हमेशा यही बात कहा करते और समझाते रहते थे कि बेटा, घमंड करने वाले आज तक कोई नहीं है। जो भी घमंड करता है, ईश्वर यदि चाहे तो पल में उसका घमंड मिट्टी में मिला सकता है। इसीलिए उनका बेटा, वह तो अपने माँ बाप से यही कह देता कि माँ पापा, आप नहीं जानते,
मैं जिन लोगों के सामने अकड़ कर दिखाता हूँ ना, वे लोग मुझे पहले ही बहुत नीचा दिखा चुके हैं। और अब जब मेरा वक्त आया है तो मुझे उन लोगों को जताना होगा ना कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। फिर भी वैसे ही वे उसे समझा कर छोड़ दिया करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ अब वह अपने माँ बाप से भी उल्टा बोलने लगा। उसे किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं होती थी। यदि उसके माँ बाप उससे कोई बात प्यार से भी समझा रहे होते, तब भी वह उन पर उल्टा चिल्ला कर पड़ता। यह सब देखते हुए अब उसके घर वाले भी परेशान होने लगे थे। और अब जब उसकी ग्रेजुएशन के बाद उसे नौकरी करते हुए भी 1 साल हो गया था, तो उन्होंने उसके लिए एक लड़की देखकर उसकी भी शादी करवा दी। सोचा कि जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो थोड़ा बदलाव आएगा। जब परिवार में गृहस्थी में पड़ जाएगा तो जिम्मेदारियों के तले खुद ही अपने बर्ताव में परिवर्तन ले आएगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। वे ऐसा केवल सोच रहे थे। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि उनका बेटा वह तो बस खुद को जैसे किसी सल्तनत का सुल्तान माने बैठा था। अब तो जैसे उसके सामने कोई कुछ था ही नहीं। खैर, उसका यह घमंड इसीलिए भी था क्योंकि उसके आसपास उसके गांव में अधिकतर लोग वहीं आसपास ही मेहनत मजदूरी किया करते थे, या फिर फैक्ट्री में जाते तो मजदूर का काम किया करते। ऐसे में उसे कंप्यूटर पर बैठकर काम करने को जो मिल गया तो उसके पैर ज़मीन पर कहाँ से टिकते। शादी के बाद भी उसका वही बर्ताव रहा। वह तो जो बदतमीज था सो था। उसके ऊपर से उसकी पत्नी भी उसी का दूसरा रूप निकली। जब से ब्याह कर घर में आई, तब से अपने पति की बातों में आकर वह भी हवा में उड़ने लगी थी। ज़रा सी कोई बात होती नहीं कि बस अपने सास ससुर पर चिल्लाना शुरू कर देती। और फिर इसमें उसकी कोई गलती भी कहाँ थी। जब से वह इस घर में आई, उसने यही तो देखा था। कभी भी उसने अपने पति को अपने सास ससुर की इज्जत करते, उनका मान सम्मान करते नहीं देखा। और इसीलिए उसके माता पिता सुधाकर जी और उनकी पत्नी, जिन्होंने आज तक कभी किसी की बातें नहीं सुनी थीं, वे आज सर झुकाकर भी अपने बेटे की बातें सुन रहे थे। इसका कारण यह नहीं था जो उनका बेटा सोच बैठा था। उनके बेटे को लगने लगा था जैसे पूरा परिवार इस पर निर्भर हो गया है, और इसीलिए वह अपने माता पिता के साथ जैसा बर्ताव करता है वैसा सही रहेगा, और इसीलिए वह उनके साथ इस तरीके से बातचीत करने लगा था। उसने यही मानसिकता अपनी पत्नी के दिमाग में भी विकसित कर दी थी, और वह भी सास ससुर को नीचा दिखाने का कोई मौका न छोड़ती, जिससे अब दिन पर दिन अरुणिता जी और सुधाकर जी की बर्दाश्त की हद भी ख़त्म हो रही थी। और जितना ज़्यादा वे दोनों बर्दाश्त कर रहे थे, उनका बेटा नकुल और बहू नीलिमा उतना ही ज़्यादा उनके सर पर चढ़े जा रहे थे। और उन दोनों को ज़मीन पर लाने के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि सुधाकर जी और उनकी पत्नी अरुणिता जी अपनी आवाज़ उठाएं और अपने बच्चों को यह बताएं कि वह चुप हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह बोल नहीं सकते, वे कुछ कहते नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ समझ नहीं सकते। बहू को अभी भी सबक सिखा सकते हैं और उसे सिखाना होगा, क्योंकि जब तक इंसान भूलता जाता है तो इंसान इस दुनिया को छोड़कर ना चल बसे, तब तक सामने वाले को एहसास ही नहीं होता कि वह किसी पर कितना जुल्म कर रहा है या किसी को कितनी तकलीफ़ दे रहा है। जो भी इस घर में घट रहा था, इन सब के बारे में कहीं न कहीं अरुणिता जी की बेटियों को अंदाज़ा था, क्योंकि जब भी कभी कभार त्योहार पर आया करती, तब भी नीलिमा का बर्ताव अपनी सास के प्रति ऐसा ही रहता, और वे लड़कियां यह बर्ताव देख लिया करती थीं। यदि वे उनसे किसी काम के लिए कह दें तो मजाल है जो नीलिमा एक बार में प्यार से सुन ले। वह तो उनके सामने भी अपनी सास से उल्टी जुबान चलाया करती थी,
लेकिन फिर भी अपनी बेटियों के पूछने पर अब तक अरुणिता जी अपनी बहू की सच्चाई उनसे छुपाती रहीं। जब भी दोनों कुछ कहती तब ही अरुणिता जी यही कहती कि बेटा कोई बात नहीं है, कभी कभार तो ऐसा होता रहता है। और फिर अब तुम दोनों तो विदा होकर चली गई हो, अब जो मेरा ख्याल रखेगी वह तो मेरी यही बेटी है ना। अब कोई बात नहीं, कभी कभार तो मेरी तुमसे भी नोकझोंक हो जाया करती थी। ऐसे में अगर हमारे रिश्ते में भी थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तुम लोग इस चीज़ का ज़्यादा मत सोचो। हमारे घर में और बच्चों के बीच सब कुछ ठीक है। अगर कोई भी परेशानी होगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी बेटा। अब तुम्हारे अलावा और कौन है भला जिसे हम अपनी परेशानी बता सकें। तो तुम दोनों खामखा हमारे बारे में सोच सोच कर परेशान होना बंद करो, अपने परिवार पर ध्यान लगाओ। मुझे पता है कि तुम दोनों हमेशा हमारे बारे में ही सोचती रहती हो। बेटा अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और जितना तुम हमसे प्यार करती हो और हमारी परवाह करती हो, उतनी परवाह अपने उन सास ससुर की किया करो जो तुम्हारे पास हैं। अब तुम्हारे लिए वही तुम्हारे माँ बाप हैं, पहले वह हैं और बाद में हम हैं। उनका ख्याल रखा करो। बेटियां भी अपनी माँ की हर बात मानती और समझती भी थीं। इधर अरुणिता जी जितना हो सकता था उतना चीज़ों को संभालने की कोशिश कर ही रही थीं और सुधाकर जी भी। लेकिन एक दिन ऐसे ही अरुणिता जी बैठी हुई थीं और तभी मोहल्ले पड़ोस की कुछ औरतें आकर अरुणिता जी से बातें करने लगीं। वे भी बहुत परेशान थीं क्योंकि उनके बेटी के ससुराल में उस पर बहुत अत्याचार किए जा रहे थे। तो ऐसी ही बातें करने के लिए वह सब लोग उनके घर आए। तो अरुणिता जी ने उन्हें अपने घर के अंदर बैठने को बुला लिया और अपनी बहू से उन्हें पानी देने को कहा। बहुरानी जो कि अपने कमरे में आराम कर रही थी, जब नहीं आई तो अरुणिता जी ने उठकर खुद ही सबको पानी दे दिया। थोड़ी देर बाद अरुणिता जी की बहू जैसे ही अपने किसी काम के लिए बाहर आई तो उन औरतों में से ही एक कहने लगी, अरुणिता बहन, यह है तुम्हारी बहू। और अरुणिता जी ने हंसते हुए कहा कि हाँ, यही मेरी बहू है। बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें इन सब से मिलवाती हूँ। तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाती हुई नीलिमा उनके पास आ गई और बोली, बताइए क्या काम है, क्यों आवाज़ लगा रही थी। तब उसको नाक मुंह चढ़ाता हुआ देखा तो बाकी की औरतें आपस में बात करने लगीं और कहने लगीं, अरुणिता बहन, तुम्हारी बहू तो लगता है कि बहुत नकचढ़ी है। यह तो तुम्हारी किसी बात का सीधा जवाब ही नहीं देती है। शायद लगता तो ऐसा ही है। इस पर अरुणिता जी बोली, अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, वो फ़ोन पर बात कर रही होगी ना। इतनी ही देर में उनकी बहू पास आ गई तो वह सबसे उसे मिलवाने लगी और नीलिमा ने भी हाथ जोड़कर सबसे नमस्ते कर लिया। अरुणिता जी ने पाँव छूने का इशारा किया लेकिन उसने अनदेखा कर दिया और जैसे ही वह जाने लगी वैसे ही एक औरत थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली कि यही संस्कार दिए हैं, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि 4 लोगों के सामने कैसे बर्ताव करना चाहिए। इतनी बात सुनकर नीलिमा रुक गई और अरुणिता जी खुद ही उस औरत से बोल पड़ी कि बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं, रहने दीजिए, आपको कोई अधिकार नहीं है मेरी बहू के संस्कारों पर उंगली उठाने का। आप इतनी जल्दी किसी के बारे में कुछ भी राय नहीं बना सकती। आप अभी मेरी बहू के बारे में जानती ही कितना है, अभी तो आप उससे ढंग से मिली भी नहीं है। आप आराम से बैठिए, देखिए मेरी बहू कितनी अच्छी है, कितना अच्छा खाना पीना बनाती है। आप 2 मिनट रुकिए, अभी आपके लिए चाय बना कर लाएगी मेरी बहू। इतना कहकर वह नीलिमा को लेकर किचन में गई और बोली, बेटा सबके लिए थोड़ी थोड़ी सी चाय बना कर ले आ। इस पर नीलिमा अपनी आईब्रो चढ़ाती हुई बोली, तुम्हारी नाक के चक्कर में मैं नौकरानी क्यों बनूं? अरे तुम्हारा मन है तो तुम खुद ही बना दो ना चाय पानी।
मुझे क्यों खामखा बीच में घसीट रही हो? तब अरुणिमा जी बोली, देखा नहीं कि वह सब कैसी बातें बना रही थीं? घर में जो भी होता है वह होता रहे, बाहर सबको सब कुछ दिखाना ज़रूरी है क्या? अब मैं जो कह रही हूँ चुपचाप सुन लो और अंदर जाओ, चाय बना कर ले आओ सबके लिए। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, वरना सबके सामने तू ऐसा बर्ताव करेगी तो मैं शाम को ही तेरे पति को बता दूंगी, और अगर उसके आस पड़ोस में बेइज्जती हुई ना उसकी, तो फिर वह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। इस पर उस वक्त तो वह चुप हो गई और चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। जैसे ही अरुणिता जी अपने कमरे में पहुंची तो अरुणिता जी और औरतों से बात करने लगी। थोड़ी ही देर में उनकी बहू सबके लिए चाय ले आई। उनमें से एक औरत बोली कि बेटा, इनकी बातों का बुरा मत मानना, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा बोल जाती हैं। तो वह उनके सामने मुस्कुरा दी और जाने लगी। तभी वह औरत बोली, बेटा मुझे शुगर है, मैं मीठी चाय नहीं पीती। तो अरुणिता जी ने कहा कि बेटा इनके लिए थोड़ी सी फीकी चाय बना दो। लेकिन वह औरत कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे फीकी चाय नहीं पीनी बहन जी। आप क्यों अपनी बहू को परेशान कर रही हैं? रहने दीजिए, अभी तो बेचारी सबके लिए चाय बना कर लाई है, अब फिर से मेरे लिए नया नया। रहने दो बेटा। तो उनकी बहू ने खुद ही कह दिया कि कोई बात नहीं, ले आती हूँ आपके लिए भी। थोड़ी देर रुकिए, मैं लाती हूँ आपके लिए चाय। इतना कहकर वह जाने लगी तो उस औरत ने कहा कि बेटा, चाय से पहले मुझे थोड़ा सा पानी दे देना, गले में कुछ अजीब सा लग रहा है। इतना सुनकर नीलिमा वहाँ से चली गई कि तभी किचन में जाकर अरुणिता जी अपनी बहू से बोली, बेटा एक कप चाय तो बना ही रही हो, एक कप चाय ज़रा मेरे लिए भी बना देना, मेरा भी मन कर रहा है। और तुम्हें तो पता है शुगर की वजह से मैं अक्सर चाय नहीं पीती हूँ, एक और कप बना देना तो इनके सहारे मैं भी पी लूँगी। अपनी सास की यह बातें सुनते ही नीलिमा का पारा हाई हो गया। उसे गुस्सा आने लगा और गुस्से में चिड़चिड़ाने लगी और बोली, नौकरानी समझ रखा है क्या? कभी इसके लिए चाय बना दे, कभी उसके लिए चाय बना दे, कभी पानी दे दे, कभी यह कर दे, कभी वह कर दे। 2-4 घंटे आराम से लेट नहीं सकती मैं, मुझे लेटा हुआ तुम देख नहीं सकती। फालतू में कब से ड्रामा लगा रखा है, कब से देख रही हूँ। जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रही है ना सबके सामने, जानबूझकर किया ना ये सब। तो मुझे सबके सामने नौकरानी बनाना चाहती हो ना, जो तुम्हारे इशारों पर नाचती रहूं? समझी? मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचूं। यहाँ जिसे जो करना है करके देता रहे इन लोगों को। और ऐसे ही यह बेशर्मों की तरह यहाँ आकर बैठ गई हैं। इन्हें कोई काम धाम नहीं है, यहाँ आकर फालतू की बातें करने लग जाती हैं। इतने गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। नीलिमा की यह हरकत किसी को पसंद नहीं आई और सब ऐसे ही नीलिमा जी की सास अरुणिता जी को ताने सुनाते सुनाते अपने अपने घर लौट गए। इस सब के कारण अरुणिता जी की सबके सामने बहुत बेइज्जती हुई। जब भी औरतें अरुणिता जी को वे दुनिया भर की बातें कह रही थीं, तो उनकी बहू को भी वह बातें सुनाई आ रही थीं और वह लोग यह सब कहते कहते ही घर से बाहर निकल रहे थे। तभी सुधाकर जी घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। उन्होंने उन औरतों को गुस्से में बड़बड़ाते हुए देखा तो उनसे वे पूछने की कोशिश करने लगे, लेकिन गुस्से में वे यही कहती चली गईं कि अंदर जाकर क्या करना है, अपनी बहुरानी से पूछें उसने क्या किया है। बिल्कुल गंवार लड़की उठा लाए हैं, इससे अच्छा तो हमारी बहुएं हैं, चाहे पढ़ी लिखी न सही, कम से कम घर आए मेहमानों की आव भगत करना तो जानती हैं। इस बदतमीज़ घमंडी की तरह तो नहीं कि घर आए लोगों की बेइज्जती करके भगा दो। यह सब सुनकर सुधाकर जी जैसे ही घर के अंदर आए तो अंदर आते ही उन्होंने देखा अरुणिता जी की आंखों में आंसू थे और वह रो रही थीं। सुधाकर जी ने पूछा कि क्या हुआ है, तो अरुणिता जी ने उन्हें सारी बात बता दी। आज गांव की उन 4 औरतों के सामने
उनकी बहू के कारण उनकी पत्नी की बेइज्जती हुई थी, और यदि वह अभी भी चुप रहे तो कल को पूरे गांव के सामने भी उनकी बहू उनके और उनके परिवार की ऐसी ही बेइज्जती करवाती। इसीलिए अब उनके लिए चुप रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वह तेज आवाज में अपनी बहू को चिल्लाकर आवाज देने लगे। पहली बार अपने ससुर की इतनी तेज आवाज सुनकर जैसे ही नीलिमा नीचे आई तो वह भी आज थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि आज उसके ससुर बहुत गुस्से में थे। इसीलिए वह ज़्यादा कुछ उल्टा नहीं बोल पाई। इधर सुधाकर जी ने अपनी बहू से कहा कि फ़ोन करके अगर तू चाहे तो अपने पति को बुला सकती है, लेकिन आज मैं तुम दोनों का फैसला करके रहूँगा। हम दोनों चुप हैं, इसका मतलब तुम लोग तो बिल्कुल यह सोच बैठे हो कि हम गूंगे हैं और हम बोल नहीं सकते। पागल समझ बैठे हो शायद तुम हमें, पर वास्तव में हम हैं नहीं। अगर हम चुप हैं तो केवल अपने प्यार और रिश्ते की खातिर, क्योंकि तुम्हें न सही लेकिन हमें रिश्तों का मान रखना बहुत अच्छे से आता है, और उस मान के कारण ही अभी तक हम चुप थे। लेकिन तुम हमारी चुप्पी को हमारी कमज़ोरी समझ बैठे। तुम यह समझ बैठे कि हम कुछ कर नहीं सकते और इसीलिए तुम्हारे कदमों तले दबकर रहेंगे। लेकिन नहीं बेटा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज जो तुम्हारी पत्नी ने किया है ना, वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी माँ से उन सभी औरतों के आगे माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन नकुल ने अपने पिता से इस बात पर बहस कर ली कि उसने ऐसा भी क्या कह दिया जो वह सबके सामने उनसे माफ़ी मांगे। अरुणिता जी भी कोई कलेश नहीं चाहती थी, इसीलिए कह दिया कि आप रहने दीजिए, क्यों ही बाहर के लोगों के सामने तमाशा बनाना है। तब अरुणिता जी की बात को बीच में काटते हुए सुधाकर जी बोले, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और घर के बाहर कोई तमाशा नहीं होगा, लेकिन इस घर के अंदर आपकी बहू को आपसे माफ़ी मांगनी होगी। उसने जो गलती की है, कम से कम उसे अपनी गलती का एहसास तो होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा तब तक वह अगली बार गलती करने से पहले ना ही तो एक बार भी सोचेगा और ना ही गलती करने से बचेगा। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी गलतियों पर माँ बाप उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, और यदि फिर भी वह नहीं समझते तो माँ बाप उन्हें सज़ा देकर सबक सिखाते हैं। वैसे ही अब इन्हें भी हमें सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि अब इनकी बदतमीज़ियाँ बढ़ती ही जा रही हैं, और जब तक हम इनकी बदतमीज़ियों को रोकने के लिए कुछ ना करें तो यह ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। तो अपने पिता की यह बात सुनकर गुस्से में अकड़ता हुआ नकुल बोला, पापा, आज आप बहुत बोल रहे हैं। अरे ऐसा क्या कह दिया इसने जो इतना तमाशा लगा रखा है? आप दोनों को बुढ़ापे में चाहिए ही क्या? 2 वक्त की रोटी ही तो चाहिए, और वह आपको आराम से मिल रही है ना। तो क्यों नहीं आप लोग चुपचाप आराम से पड़े रहते? क्यों माँ कभी पड़ोसियों को बुलाकर पंचायत करने बैठ जाती हैं? उसमें भी अगर अपने पड़ोसियों को बुलाकर आपको जो खाना है खिलाना है वो करती रहें। अगर यह अपने कमरे में आराम कर रही है तो उसे बुलाने की क्या ज़रूरत है? घर के काम क्या कम होते हैं जो ऊपर से पड़ोसियों को बुलाकर उनकी भी सेवा करवाएंगी अब माँ इससे? आप ही बताइए पापा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तब यह सुनकर सुधाकर जी बोले, अरे वाह बेटा, तुम्हारी ज़ुबान तो बहुत लंबी हो गई है। मत भूलो कि वही पड़ोसी और वही घर कुनवा के लोग थे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तभी उन्होंने हमारी मदद की। तुम क्या समझते हो? तुम तो कभी किसी काम में हाथ तक नहीं लगाते हो। मैं अकेला सब चीज़ों को कैसे संभालता हूँ, यह मैं ही जानता हूँ। तुम किसी के इतने से काम को नहीं संभाल सकते, लेकिन वहीं तुम्हारे चाचा ताऊ के जो बच्चे हैं ना, मेरा कितना सहारा लगवाते हैं यह मैं ही जानता हूँ। और वह तो तुमसे कभी बहस भी नहीं करते, लेकिन तुम हमेशा ही उनसे चिढ़ते रहते हो, क्योंकि तुम उनके काबिल नहीं हो। इसीलिए तो तुम्हें उनसे जलन होती है। तो इसीलिए उनसे तुम हमेशा नफरत करते हो। अपने पिता की यह बात सुनकर वह गुस्से में चिल्लाने लगा और बोला, क्या कहा आपने?
मैं उनके काबिल नहीं हूँ या वह गंवार मेरे काबिल नहीं है? आखिर आता ही क्या है उन्हें? उनसे कई गुना बेहतर हूँ मैं, अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। और वह खेतों में बस घास उखाड़ने का काम कर सकते हैं या भैंसों को चरा सकते हैं। उनके बस का और कुछ नहीं है, और ऐसे ही कामों में आपकी मदद करवा सकते हैं। लेकिन मैं खुद को और अपने परिवार को इतनी बेहतर जिंदगी दे रहा हूँ। हमारे यह जो ठाट बाट है ना, मत भूलिए कि ये सब मेरी ही बदौलत है। अगर मैं काम न कर रहा होता तो आटे तेल का भाव पता चल जाता आपको। नकुल की यह बात सुनकर सुधाकर जी को बहुत गुस्सा आया। अब सुधाकर जी गुस्से में चिल्लाने लगे और बोले, किस गलतफहमी में हो बेटा जी? यह तो ऐसी बात हो गई कि एक कुत्ता ट्रेन के साथ चल रहा था। कुत्ते को लगा कि वह चल रहा है इसीलिए ट्रेन चल रही है, और यही सोचकर फिर वह कुत्ता रुक गया। लेकिन क्या हुआ? कुत्ता वहीं का वहीं खड़ा रह गया और ट्रेन तो निकल गई। तुम्हारा भी बिल्कुल वैसा ही हाल है। किसी गलतफहमी में मत रहो। हमारी जिंदगी बस चलती हुई वह ट्रेन है जो तुम्हारे होने या ना होने से नहीं रुकेगी। हाँ, औलाद साथ ना हो तो माँ बाप को फ़र्क ज़रूर पड़ता है, दुख ज़रूर होता है, लेकिन हम अभी तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं हैं कि हमारी ज़िंदगी चलना बंद हो जाएगी। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमाते हो और अपने परिवार को बहुत बेहतर ज़िंदगी दे सकते हो, तो क्यों ना एक काम किया जाए। तुम अपने परिवार को कितनी बेहतर ज़िंदगी दे सकते हो वह दो, और हम दोनों अपना गुजारा कर लेंगे। हमारे लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस घर में रहोगे तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को मेरी पत्नी की बात माननी ही होगी, और तुम दोनों में से कोई भी उससे आज के बाद बदतमीज़ी नहीं कर सकता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बाकी बातें तो बात की रहीं। सबसे पहले तो तुम दोनों जाकर अपनी माँ के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगो। इस बात पर बेटे बहू दोनों बिगड़ गए कि हम जाकर उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन अब अरुणिता जी के कहने या ना कहने से सुधाकर जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, और अब अरुणिता जी को तो वह चुप कर ही चुके थे। अब अपने बेटे और बहू से बोले कि अगर माफ़ी नहीं मांग सकते हो तो तुम इस घर में भी नहीं रह सकते। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। और वैसे भी इतने काबिल तो तुम हो ही कि अपना खर्चा खुद चला सको। हमारे ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो बेटा बोला, अरे हाँ, तो आपके ऊपर निर्भर है भी कौन? अच्छा खासा कमाता हूँ। इतना तो मेरे परिवार का खर्चा नहीं होगा जितना कमाकर आप लोगों को दे देता हूँ। वैसे अच्छा ही हुआ कि आप लोगों ने अलग रहने के लिए खुद ही कह दिया, वरना मैं तो खुद ही आप लोगों से कहने वाला था कि मैं अपने बीवी बच्चों को ले जाकर शहर में ही रहूँगा। क्यों यहाँ गंवारों के बीच रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ? खैर, जब आपने अपने मुंह से कह ही दिया है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। और जहाँ तक बात रही माफ़ी मांगने की, वह तो मैं मांगने से रहा। चलो नीलिमा, अपना सामान पैक करो, हम लोगों को निकलना है यहाँ से। अपने कमरे की ओर बढ़ता हुआ नकुल अपनी पत्नी नीलिमा से बोला, तो नीलिमा भी उसके पीछे पीछे चल दी। लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना उचित नहीं समझा। इस बार अपनी पत्नी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती देख सुधाकर जी ने भी अपनी औलाद को जो वह करना चाहते थे वह करने दिया और घर से जाने से नहीं रोका। गुस्से में नीलिमा और नकुल दोनों अपना सामान पैक करके निकल गए। नकुल की सैलरी 20,000 रुपये महीने थी, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को लेकर शहर में रहने के लिए पहुंचा, तो वहां छोटे से छोटा घर भी किराए पर उन्हें 8 से 10,000 रुपये महीने मिल रहा था। ऐसे में खर्च चलाना तो बहुत टेढ़ी खीर थी। अब नीलिमा को बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ, 10,000 रुपये में उन्हें एक ठीक ठाक फ्लैट मिल गया और वे लोग किराए पर ही रहने लगे। लेकिन नीलिमा, नकुल और उनका एक बच्चा तीनों शहर में रहने तो लगे थे, लेकिन वहाँ एडमिशन कराने पर नकुल को पता चला कि उसके बेटे का अगर वह अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है तो उसकी फ़ीस ही 10-12 हज़ार रुपये महीने है। ऐसे में घर का खर्चा कैसे चलता? इसीलिए उसने अपने बेटे का एडमिशन एक मामूली से स्कूल में करवा दिया, जहाँ की फ़ीस 2,000 या 3,000 रुपये महीने थी।
अब नकुल का आने जाने का किराया भी 2,000 रुपये के आसपास तो लग ही जाता था। उनका खाने पीने का खर्चा और भी घर में अन्य बहुत से खर्च होते हैं। पहला महीना तो जैसे तैसे नकुल ने उधार ले लेकर अपना खर्चा निकाल लिया, क्योंकि शुरू में अपने घर का सामान जोड़ना भी शुरू किया था। इतनी मजबूरी में ऐसी हालत में रह रहा था जिसमें कि वह बहुत अच्छी ज़िंदगी भी नहीं जी रहे थे। तब उसने जैसे ही अपना 1 महीना पूरा किया तो सोचा कि थोड़े बहुत पैसे जो उसने उधार लिए थे वह अपना कर्ज निपटाना शुरू कर देगा। पर यह क्या, हर महीने उसे थोड़े बहुत पैसे उधार लेने ही पड़ रहे थे, जिसके कारण उसका कर्जा खत्म होना तो दूर बल्कि हर महीने और बढ़ जा रहा था। 2-3 महीने तक तो ऐसा चलता रहा। फिर उसके दोस्तों ने भी उसे पैसे देना बंद कर दिया। वे कहने लगे कि पहले जो पैसे दे रखे हैं उन्हें तो वापस लौटा, बाकी पैसे बाद में लेना। सबके अपने अपने खर्चे थे, कोई उसे कहाँ से ही इतने पैसे देता। अब तो 4-5 महीने में ही नकुल की हालत खराब होने लगी। इधर 2 महीने बाद से ही उसके और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा बहुत बढ़ने लगा, क्योंकि जैसी ज़िंदगी उसकी पत्नी अपने घर पर जी रही थी वैसे यहाँ संभव नहीं थी। गांव में घी, दूध, मट्ठा, मक्खन किसी चीज़ की कभी कमी नहीं थी। साग सब्जी समय से पहले उसके ससुर लाकर रख दिया करते थे। असली आटे तेल का भाव तो उन दोनों को अब समझ आ रहा था। उन दोनों से खर्च चलाना भी भारी पड़ रहा था। जब नकुल की तनख्वाह से खर्च चलना बंद हो गया तो नकुल ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मैंने कंपनी में बात की है, कल से तुम भी वहाँ पर काम करने चली जाया करना। यह बात सुनते ही गुस्से में नीलिमा चिल्लाई और बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे काम करने का कह रहे हो? अरे कैसे आदमी हो, अपने परिवार का खर्च तक नहीं चला सकते? किसने कहा था तुमसे अपने घर को छोड़ने के लिए? अरे तुम्हारी माँ से माफ़ी ही तो मांगनी थी, तो कौन सी आफत आ जाती अगर हम माफ़ी मांग लेते? छोटे ही तो हैं, नाक तो नहीं कट जाती हमारी। क्या तुमने वैसे भी अपने माँ बाप के कभी पाँव नहीं छुए? अगर इस बार पाँव छूकर माफ़ी मांग लेते तो कौन से पहाड़ टूट पड़ते? पर नहीं, तब तो झूठी शान में मरे जा रहे थे, जैसे कितने लाखों रुपए कमाते हो। अपनी करनी खुद भोगो, मुझसे उम्मीद मत करना। अब क्या चाहते हो, मैं दूसरों के यहाँ जाकर झाड़ू पोछा करने लगूं? आज तक ना अपने मायके में ऐसा देखा है मैंने, और ना ही इतने सालों में अपने ससुराल में भी ऐसा कुछ देखा है। तो माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जो करना है खुद करो। अपनी पत्नी की बातें सुनकर नकुल को गुस्सा तो आया, लेकिन फिर वह चुप लगा गया और सब्र करता हुआ खुद को समझाता हुआ बोला, वास्तव में तो गलती तेरी ही है नकुल। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी तूने बना दी। नीलिमा की बात भी तो सही है ना, अगर बच्चा होकर माँ बाप से माफ़ी मांग लेता तो क्या ही बिगड़ जाता। खुद सोच, आने वाले समय में बेटा बड़ा हो रहा है, हर साल उसकी फीस बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जैसे जैसे वह बड़ा होगा उसके खाने पीने, पहनने ओढ़ने, हर चीज़ का खर्च बढ़ेगा। अभी तक तो 1-2 महीने की बात थी। हर बार अपनी पत्नी को अगले महीने कहकर वह टालता रहा, लेकिन अब तो वह उसके सर पर तांडव करने लगी थी, क्योंकि जब वह घर पर थी तो हर एक त्योहार पर नए कपड़े लेकर आती थी, और जब से घर छोड़ा है 6 महीने में नकुल ने उसे मुश्किल से 1-2 जोड़ी कपड़े दिलाए होंगे, वह भी बहुत ही घटिया से। अब नकुल को एहसास हो रहा था कि वास्तव में आज की महंगाई के हिसाब से उसकी कमाई कुछ भी नहीं है। उसके माता पिता चाहे जैसे भी कर रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने 3-3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें हर सुख सुविधा भी दी। बहुत बड़ी बात थी। और आज के समय भी इतनी महंगाई में भी जहाँ नकुल 3 जन का खर्चा नहीं उठा पा रहा, ऐसे में वह 5-5 लोगों का खर्चा बहुत आसानी से हंसी खुशी झेल रहे थे, और इससे कई गुना बेहतर तरीके से उनका खान पान था। अब तो 1 टाइम सब्जी बन जाती तो 2 टाइम चलाने की कोशिश करते। पराठे इसीलिए नहीं बनाते कि तेल ज़्यादा लगेगा। इतना सोच सोच कर चलना पड़ रहा था कि बस 6 महीने पूरे होते होते नीलिमा और नकुल दोनों खून के आंसू रोने लगे। और नीलिमा ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि बस नकुल, अब मुझसे और नहीं होगा,
मैं ऐसी कंजूसों, कंगालों या भिखारियों जैसी ज़िंदगी और नहीं जी सकती। चुपचाप अपने घर चले चलो। माँ जी से माफ़ी ही तो मांगनी है, मांग लेना, कोई आफत नहीं आ जाएगी। या फिर जीवन भर अपनी झूठी शान तले रहो। आने वाले टाइम में तुम खर्चा भी नहीं चला पाओगे। आने वाले टाइम में हमारे बच्चे की फ़ीस, उसके खर्च, रूम का किराया, हमारे खर्च, सब कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऐसे में जब तुम अभी कर्ज से नहीं उबर पा रहे हो तो आगे तो कैसे ही करोगे। सब कुछ इतना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी तुम्हारे दोस्तों का तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है कि वह तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे सकते। ऐसे में भगवान ना करे कभी कोई इमरजेंसी आकर पड़ी तो क्या करोगे। नीलिमा की अकल तो ठिकाने आ रही थी और इसीलिए उसने रात में ही अपना सामान पैक कर लिया और अगली सुबह नकुल को उठाया और बोली कि नकुल, 6 महीने पहले घर पर तुमने मुझसे कहा था कि सामान पैक कर लो, हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। तब मैंने तुम्हारी बात मानी और सामान उठाकर यहाँ चली आई। लेकिन अब तुम मेरी बात मानो और अपना सामान उठाओ और घर चलो। अपने माँ बाप के आगे झुक जाओगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, और वैसे भी तुम उनसे बड़े नहीं हो। उनके आगे झुकने में तुम्हें भला कैसी शर्म। नीलिमा के समझाने पर नकुल भी समझ गया और अपने घर आने के लिए वह भी तैयार हो गया। अगले ही दिन वे तीनों अपना सा मुंह लेकर वापस घर लौट आए। जैसे ही वे लोग घर आए तो देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अरुणिता जी अंदर खाट पर लेटी हुई थीं और सुधाकर जी घर पर थे नहीं। अरुणिता जी ने उन्हें जैसे ही घर देखा तो वह बहुत खुश हो गईं और उन्होंने खुशी खुशी अपने बच्चों को अंदर बुलाया और बिठाया। जैसे ही वह उनके लिए चाय बनाने जाने लगीं तो नीलिमा ने अपनी सास को हाथ पकड़कर वहीं खाट पर बिठाया और किचन में जाकर खुद सबके लिए चाय बनाकर लाई और उन दोनों ने हाथ जोड़कर अपनी माँ के पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगी और आगे से कभी भी ऐसी गलती या ऐसी नादानी ना करने का फैसला लिया। शाम तक जब सुधाकर जी घर लौटे तो घर की रौनक ही कुछ और थी। वह देखते ही सब कुछ समझ गए। अरुणिता जी ने उन्हें सब कुछ समझा दिया और कह दिया कि बच्चों ने अब तो आपके कहे अनुसार मुझसे माफ़ी भी मांग ली है, अब आप भी उन्हें माफ़ कर दीजिए। बच्चे हैं, गलती हो जाती है, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। उन दोनों ने भी अपने पापा के पैर छूकर उनसे भी माफ़ी मांग ली और दोनों माता पिता ने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया। आखिरकार उन दोनों को अकल आई और अब सब लोग साथ में खुशी खुशी प्यार से एक पास रहने लगे। और सुधाकर जी की यह बात सिद्ध हो गई कि कई बार जो काम प्यार से नहीं कराया जा सकता वह काम मार से कराया जा सकता है। उनके बच्चों को समझाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब प्यार से वे नहीं समझे तो उन्हें थोड़ा कठोर बनना पड़ा, जिससे आखिरकार उनके बच्चों को उनकी गलती का एहसास हुआ। कोई भी रिश्ता व्यक्ति के आत्मसम्मान से बड़ा नहीं हो सकता, फिर चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो या माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो। यदि आपके बच्चे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तो यह कतई ज़रूरी नहीं कि आप उनके प्यार में आकर अपने सम्मान को खो बैठें। ऐसे में अपने बच्चों को सही गलत के बीच फ़र्क समझाना बहुत ज़रूरी है और यही सुधाकर जी ने किया भी। आखिरकार सब कुछ अच्छा हुआ और पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली हमें ये भी कमेंट करके बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।